गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में करेंगे शब्द रचना। शब्द रचना उपसर्गों द्वारा शब्द रचना कैसे होती है। उपसर्गों द्वारा शब्द रचना कैसे होती है ये हम हमारी आज की कक्षा में पढ़ेंगे। ये हमारा अभ्यास सागर का तीसरा लेसन है जिसमें हम करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग द्वारा शब्दों की रचना कैसे होती है। उपसर्ग द्वारा शब्दों की रचना तो उपसर्ग हमने पिछली कक्षा में भी करे थे और इसमें हम थोड़ा इसे डिटेल में करेंगे। तो हम इसे कुछ वाक्यों द्वारा समझते हैं। हमें अपने देश का मान रखना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो पहला जो वाक्य है उसमें मान और दूसरा जो वाक्य है उसमें अपमान। पहले वाक्य में मान का अर्थ है इज्जत, दूसरे वाक्य में अपमान का अर्थ है बेइज्जती। तो मान शब्द के आगे अप लगने से उसका अर्थ है जो बदल जाता है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो इन वाक्यों में क्या है, पहले में मान, दूसरे में अपमान। तो मान के आगे हमने क्या लगाया, अप, तो क्या बन गया अपमान, जिससे क्या है मान का है जो अर्थ बदल गया। अब शब्दांश का अर्थ होता है बुरा या विरुद्ध। तो मान में अप अर्थ लगने से उसका अर्थ बेइज्जती बन गया, तो उसका अर्थ क्या है बुरा। आगे चलते हैं। उपसर्ग द्वारा हम और भी कई शब्द बना सकते हैं जैसे अनु जमा रूप, अभि जमा प्राय अभिप्राय, अति जमा अंत अत्यंत, निर्जमा दोष निर्दोष। हम देखो पहला जो शब्द है उस रूप में अनुरूप, तो रूप का अर्थ क्या होता है सुंदरता, रूप। अनुरूप, अनुरूप अनु लगने से उसका अर्थ बदल गया अनुरूप, उसके जैसा। अभि जमा प्राय, तो प्राय का अर्थ होता है अक्सर, अभिप्राय मतलब उसका अर्थ। तो देख लो अर्थ बदल रहे हैं ना। अब अति जमा अंत, अंत का अर्थ होता है किसी चीज़ का अंत होना। इसमें अगर हम अति जोड़ देंगे तो अत्यंत, बहुत ज़्यादा। निर्जमा दोष, दोष का अर्थ होता है किसी प्रकार का कोई दोष होना। इसके आगे हम निर लगा देंगे तो बन जाएगा निर्दोष। इस प्रकार इन शब्दों के आगे उपसर्ग जोड़ने से इनके जो अर्थ हैं वो बदल गए हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं उपसर्ग। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो बच्चों समझ आया। आगे चलते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं। पहला है जिसमें संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अति, उत, निस आदि। तो जैसे अति जमा आचार, तो दोनों को जोड़कर क्या बन जाएगा अत्याचार। उत जमा पात, क्या बनेगा जोड़ने से उत्पात। निस जमा संकोच, जोड़ने से क्या बना निसंकोच। सेकंड है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल रूप में तो संस्कृत के होते हैं परंतु हिंदी में रूप परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अ, अध, औ आदि। तो अब देखो हम अ जोड़ते हैं, अ जमा अछूत, क्या बना अछूत। अध जमा पकात, क्या बना अध पका। औ जमा गुण, अवगुण। आगे चलते हैं। उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू फारसी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बिला, दर, ब आदि। बिला जमा वजह, बिला वजह। दर जमा सल, दरअसल।
ब जमा गैर बगैर। नंबर 4, उपसर्ग रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय मतलब संस्कृत के शब्द। ये उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत के अव्यय होते हैं और हिंदी में अपने मूल रूप में उपसर्ग के रूप में लगाकर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अंतर, अध, अन, तो क्या है, ये संस्कृत के अव्यय हैं और हिंदी में इन्हें इन्हीं रूप में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे अंतर जमा मन, अंतर मन, अन जमा आदर, अनादर, अध जमा पतन, अधपतन। तो बच्चों ये थे हमारे उपसर्ग, इसे हम शब्द रचना कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा उपसर्ग की क्या डेफिनेशन है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें, फिर ही हम अपना जो काम है उपसर्ग से संबंधित वो कर पाएंगे। धन्यवाद।